हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो अपना ध्यान रखना है कोरोना के टाइम में, और सभी को मास्क लगा के रखना है, और सभी सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करेंगे। तो अभी हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमने अपने लास्ट लेक्चर में पीरियोडिक टेबल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमने डिस्कस की थी। अभी हम देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। हालांकि ये जो है पहले ही कर लेते हैं, बट स्टिल हम अभी देख रहे हैं इसको। तो व्हाट इज़ एटम? Every matter consists of basic entities called elements. Each element is composed of smallest particles called atom. Atom, the name is derived from Greek language atomos. यानी ये ग्रीक वर्ड होता है जिसका जो एटमोस है, जो यानी डिवाइड नहीं किया जा सकता इसको, नॉट टू बी कट। तो हम ये कह सकते हैं कि एटम जो होता है वो एक ऐसी यूनिट होती है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जो एक नॉट डिविजिबल है, यानी नॉट टू बी कट है। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, यानी जो भी एटम होता है। तो उसके बाद आता है एटम एंड डेमोक्रेटस। डेमोक्रेटस वाज ए ग्रीक फिलोसोफर हु बिगेन सर्च फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर। यानी ये इसकी हिस्ट्री है कि एटम आया कहाँ से, बेसिकली इसकी शुरुआत किसने करी, इसकी स्टडी किसने की थी। तो ये काफ़ी पहले, यानी 2400 ईयर्स अगो, यानी कि इसके डिस्क्रिप्शन बहुत साल पहले दिया जा चुका था। तो डेमोक्रेटस वाज द पर्सन हु फर्स्ट सजेस्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम एंड कॉइन्ड द नेम एटमोस, मीन्स नॉट टू बी कट और इनडिविजिबल। इसके बाद आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इट। यानी जो एटम होता है वह किससे मिलकर बना होता है? एक तो उसका न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसकी चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक जगह स्टेशनरी नहीं होते, वो क्या करते रहते हैं? रिवॉल्यूशन करते रहते हैं, यानी रिवॉल्विंग अराउंड इट। रेडियस क्या होती है एटम की? रेडियस ऑफ एन एटम इज़ अप्रॉक्स 10⁻⁻10 मीटर, वाइल द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वो और भी ज़्यादा छोटा होता है, बहुत कंडेंस, इसको हम सिंपली देख भी नहीं सकते। वो होती है 10⁻⁻15 मीटर। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। यानी जो न्यूक्लियस होता है वो किससे बनता है? न्यूट्रॉन से और प्रोटॉन से, जिसमें प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं जबकि न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता। इसके बाद आता है मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम इज़ पोजेस्ड बाय न्यूक्लियस। यानी जो एटम का मैक्सिमम मास होता है वह न्यूक्लियस के द्वारा ही पोजेस होता है। ये यहाँ पे हम इसका डायग्राम में देख सकते हैं। इसके न्यूक्लियस में यानी सेंटर पोजीशन में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स शो किए हुए हैं, और इसके आउटर मोस्ट स्फेरिकल जो स्ट्रक्चर बनी हुई है बाहर, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हुए हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसमें जो एटम होता है, जो एलिमेंट का सिंबल होता है, उसको हम बीच में रख के एलिमेंट के सिंबल को लिख के, इसमें फॉर एग्जांपल x किसी एलिमेंट का सिंबल है, और उसके अपर साइड क्या रखते हैं? मास नंबर, एंड लोअर साइड रखते हैं उसका एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल यूरेनियम का देखते हैं। यूरेनियम 92U235, यानी जो इसका x है, x यानी कि सिंबल है जो इसका, वो तो U है यूरेनियम के लिए, और A यानी मास नंबर क्या है इसका? 235, जबकि एटॉमिक नंबर है उसका 92। तो इस तरह से हम एटम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है थ्योरीज ऑफ एटॉमिक मॉडल्स। यानी जो एटम है उनकी, उसके बाद में जैसे डेमोक्रेटस ने इसका सजेशन दिया था कि ऐसे कोई इनडिविजिबल होता है एटम, उसके बाद इसके बारे में, इसकी स्ट्रक्चर को बताने के लिए काफ़ी सारी थ्योरीज आई थी, जिनमें से कुछ फेमस जो थ्योरीज है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें देखते हैं जॉन डाल्टन, यानी डाल्टन की जो थ्योरी थी वो क्या है? मैटर इज़ मेड ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, दे आर indestructible. All atoms of a given element are identical in their physical and chemical properties. यानी किसी भी एक एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सेम होते हैं। सपोज़ फॉर एग्जांपल जैसे वाटर होता है, वाटर का जो होता है वो H2O मॉलिक्यूल H2O से मिलकर बनता है, तो उसमें जितने भी H2O होंगे सारे सारे सिमिलर टाइप के होंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो अलग अलग एलिमेंट होते हैं उनके एटम्स अलग होंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर्स रेशियोज टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स।
यानी दो अलग अलग एटम आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाएंगे। जैसे H2O मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों एटम कंबाइन होते हैं, दो तो हाइड्रोजन के एटम जबकि एक ऑक्सीजन का एटम कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद आता है केमिकल रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन, सेपरेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। जिस इसकी लिमिटेशंस क्या थी? इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई एंड हाउ डू एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड। यानी डाल्टन ने ये जो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में तो बताया था, इनके कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था, लेकिन ये कैसे कंबाइन करते हैं आपस में। यानी कि अगर हमने वाटर का फॉर्मेशन किया तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही क्यों कंबाइन हुए, कोई और एलिमेंट कार्बन वगैरह कोई क्यों कंबाइन नहीं हुआ? तो इसके कॉम्बिनेशन के बारे में ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। द नेचर ऑफ फोर्सेस विच होल्ड एटम्स टुगेदर इन कंपाउंड एटम्स, और जब वो कंबाइन हो रहे हैं तो उन्हें कौन सी ऐसी फोर्स है जिनको बांध के रखती है, तो ये भी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। वाई एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एंड वाई कंपाउंड एटम्स कैन एग्जिस्ट फ्रीली। तो ये एक थ्योरी ये भी नहीं बता पा रही थी कि एटम्स फ्री स्टेट में क्यों एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसकी लिमिटेशंस के बाद और भी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद और भी ज़्यादा थ्योरीज आई थी। फिर आई जे थॉम्सन की थ्योरी, जिसका नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। ये 1904 में आई थी। नेगेटिव पार्टिकल्स आर इवनली स्कैटर्ड थ्रू आउट एन अ पॉजिटिवली चार्ज मास ऑफ अ मैटर। यानी उन्होंने बताया था कि जो नेगेटिवली चार्ज यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह सारे में बिखरे रहते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला एक पॉइंट, सिमिलर टू दैट ऑफ चॉकलेट चिप आइसक्रीम, यानी चॉकलेट चिप आइसक्रीम की तरह से होती है ये। लेटर प्रूव टू बी इनकरेक्ट, और ये थ्योरी बाद में इनकरेक्ट हो गई थी, क्योंकि हमें पता है कि उसके मिड में सेंटर में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और उसकी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अपने अपने ऑर्बिटल्स में। तो इसकी लिमिटेशंस क्या थी हम वो देख लेते हैं। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन बाय द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। यानी ये एटम का जो ये वाली थ्योरी जो है वह स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इट डिडंट हैव एनी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन इट्स सपोर्ट, और यानी जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए उसमें भी ये थ्योरी डिस्कार्ड हो गई थी। फिर उसके बाद लेकिन इस थ्योरी से भी जे थॉम्सन ने किस बेसिस पे ये बोला था, ये थर्मियोनिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एंड आयोनाइजेशन वर एक्सप्लेन ऑन दिस बेसिस। यानी इन सब प्रोसेस में ये वाली थ्योरी वर्क कर रही थी। इसके बाद आई थी रदरफोर्ड का मॉडल, जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था। इफ़ अ थिन फॉयल मेटल इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ अ बीम द इमेज बिकम डिफ्यूज, दिस ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय द एटम्स ऑफ द फॉयल। द पार्टिकल्स scattered in various directions were counted by scintillation counter. It was found that although most of the particles scattered through angles of the order of 1 degree or less, but a small number, say about 1 in every 10,000, scattered through 90 degree or even 180 degree. The experiment is known as Rutherford alpha particle scattering experiment. यहाँ पे रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में दिखाया गया है कि सारे के सारे पार्टिकल्स जनरली सीधे ही निकल रहे थे, वो 0 डिग्री मतलब 1 डिग्री तक ही मूव कर पाए थे, जबकि कुछ पार्टिकल्स क्या थे 90 डिग्री तक भी स्कैटर्ड हो रहे थे। तो इसके बाद इसमें क्या आया था, उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे रदरफोर्ड ने क्या रिज़ल्ट निकाला था। द रिज़ल्ट दैट द मेटल फॉयल एक्सपेरिमेंट वुड हैव यील्ड इफ़ द प्लम पुडिंग मॉडल हैज़ बीन करेक्ट। यानी कि जो वो था प्लम पुडिंग मॉडल था उसी को उन्होंने जस्टिफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो स्कैटर्ड थे, सारे के सारे लगभग 1 डिग्री तक ही मूव हुए थे। तो इस तरह से उन्होंने इसको जस्टिफाई किया। लेकिन फिर उसने कंक्लूजन क्या निकाला अभी देखते हैं हम। द होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। एटम इज़ मोस्टली हॉलो इनसाइड। Since alpha particles are positively charged, the part of the atom deflecting them must be positive. यानी कि इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो सभी तरफ से मतलब स्कैटर्ड होते हैं, जो एटम है वो अंदर से हॉलो होता है। और जबकि हमने देखा था कि अल्फा पार्टिकल्स यानी कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो 90 डिग्री और इवन 180 डिग्री तक भी रिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो उनका रीज़न क्या था कि यानी जो अंदर जो बीच में पार्ट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। यानी इस थ्योरी से, इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया था कि उसका सेंटर पार्ट पॉजिटिव होता है।
मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ये भी इस एक्सपेरिमेंट से मिल चुका था। इन दिस मॉडल द मास ऑफ द एटम leaving the mass of its electrons and its whole positive charge are concentrated at the center of the atom in a nucleus of radius 10 to the power minus 15 meter. The electrons are distributed around the nucleus in a hollow sphere of radius 10 to the power minus 10 meter। यानी इस एक्सपेरिमेंट से ये बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह न्यूक्लियस के चारों ओर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन वो किस तरह से उनका मतलब बेसिस क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो स्कैटर्ड होते हैं या फिर किसी ऑर्बिटल्स में होते हैं, ये इससे प्रूव नहीं हुआ था। तो होलोस्फीयर में वो डिस्ट्रीब्यूटेड थे, ये इन्होंने बता दिया था। और उसकी रेडियस लगभग कितनी बताई, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। इसके बाद जो इसके ड्रॉबैक्स थे वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस हैव सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फर्स्ट ये ड्रॉबैक था इसका। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ electromagnetic waves. Hence electromagnetic waves should be continuously radiated by the revolving electrons. Due to this continuous loss of energy of the electrons, the radii of their orbits should be continuously decreasing and ultimately the electrons should fall into the nucleus. Thus atom cannot remain stable. यानी ये जो इसकी ड्रॉबैक्स थे इसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉन कैनॉट रिमेन स्टेबल। रदरफोर्ड मॉडल ऑल्सो फेल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम, यानी लाइन स्पेक्ट्रम को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इसके बाद और भी बहुत सारी थ्योरीज आई, क्योंकि ये सारी थ्योरीज जनरली फेल रही थी। इसके बाद बोर्स ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, क्योंकि ये सारी थ्योरीज एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी और उनमें से कोई भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। इसके बाद बोर आए थे और उन्होंने अपनी थ्योरी रखी थी, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब अभी तक के लिए आप यहीं तक रखेंगे, इसको अभी नोट करेंगे आप। थैंक यू।